पहली बड़ी खबर, आज देश के चुनावी सत्ता से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्ता की बात करेंगे और आपको पुतिन का 33 शब्दों वाला वो शपथ संदेश दिखाएंगे जिसमें बहुत आग है और भविष्य के लिए विस्फोटक संकेत भी हैं। फिर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की खबर, जिनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की लंबी जिरह होती है जिसमें और बहुत दलीलें दी गई, जमानत की शर्तें तक तय हो गई लेकिन आखिर में बेल नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल की जमानत वाले रास्ते में ईडी की कौन सी दलीलें बैरिकेड बन गई हैं, यह जरूर देखेगा। फिर आपको वोटर मोदी वाला वीडियो एल्बम दिखाएंगे जो संवेदनाओं और अपनेपन की भावनाओं से भरा है। आज पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वोट शो किया और प्रधानमंत्री की 700 मीटर वाली पदयात्रा से जो अद्भुत तस्वीरें आई हैं वो आपको अच्छी लगेंगी। इसके बाद आरक्षण वाली आग का नया चैप्टर खुलेगा जिसकी शुरुआत आज लालू यादव ने की है और जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। लालू ने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इस पर पीएम ने इंडिया गठबंधन की नीति और नियत पर कैसे सवाल उठाए ये देखिएगा। हरियाणा में सत्ता का नया कलेश शुरू हो गया है और नायाब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। इसकी वजह है 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वैसे सूत्रों के अनुसार खबर है कि अब बीजेपी को जननायक जनता पार्टी के 7 विधायकों का साथ मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिस्टमैटिक फ्रॉड बताया और कहा कि नौकरियों की कमी के बीच अगर जनता का भरोसा चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। और अब बड़ी खबर, शेयर बाजार में आज निवेशकों के 5.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स 383 अंक और निफ्टी 140 अंक गिरकर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखी गई है। शराब घोटाले में अंतरिम जमानत की उम्मीद कर रहे तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए इंतजार और लंबा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के कारण सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया। अब 9 मई को इस पर अगली सुनवाई हो सकती है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला भले ही ना आया हो लेकिन दलीलें भी खूब दी गई हैं। तीखे सवालों की लिस्ट भी काफी लंबी थी। कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर हमने सत्ता की एक कानूनी कुंजी तैयार की है। ठीक सुना आपने, कानूनी कुंजी, जिससे आप यह विस्तार से समझ पाएंगे कि कोर्ट में क्या हुआ था। आज सुबह 10:30 बजे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुरू की। सबसे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध शुरू किया। उन्होंने कई तर्क दिए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका साबित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद तक उनकी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यह चुनाव का समय है, यह अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम ये क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? क्या दूसरे लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं? वो सीएम है इसलिए अलग मानक स्थापित नहीं किए जा सकते? क्या हम राजनेताओं के लिए अलग रवैया अपना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार इतना जरूरी है? इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो अलग बात हो गई है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। हम नहीं चाहते कि जो राजनेता अपराध में लिप्त है उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जाए। इस पर तुषार मेहता ने पूछा, प्रश्न यह है कि उन्हें जमानत देनी चाहिए या नहीं? उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, अब वो अपने काम के खुद ही जज बन गए हैं। अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो शायद वो अरेस्ट नहीं होते। अब वो कह रहे हैं कि वो प्रचार करना चाहते हैं। तुषार मेहता ने कहा मुख्यमंत्री समन से भाग रहे थे, उन्हें जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपकी आपत्ति को समझ गए। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आप एक सीएम को जमानत नहीं दे रहे हैं जबकि वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। सोचिए जरा, इन तीखी बहस के बाद कोर्ट में सवाल यह उठा कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो क्या वो सीएम ऑफिस जाएंगे? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो ये नहीं कहना चाहते कि वो बंधन में है और दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कोई बात नहीं करेंगे। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो यह सही नहीं होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक सिटिंग सीएम के तौर पर कोई रोक तो नहीं है। जस्टिस खन्ना ने पूछा, मान लीजिए हम आपको छोड़ दें और आपको चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत भी दे दें, तो आप आधिकारिक ड्यूटी निभाएंगे जो इस केस पर व्यापक प्रभाव डालेगी? तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी भी यह कहकर कोई काम नहीं रोकेंगे कि फाइल पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं।
जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये नहीं देख रहे हैं कि राजनेता का केस है आम आदमी का, हर व्यक्ति के लिए कुछ खास परिस्थितियां होती हैं, हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन को देखते हुए ऐसा करना उचित है या नहीं। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि राजनेता के लिए अलग कानून होना चाहिए, जबकि तुषार मेहता ने इस पर कहा कि हम आपके अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि दरवाजे खोले जा रहे हैं तो आगे मुश्किल हो जाएगी। अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है तो मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? क्या हम राजनेताओं के एक वर्ग के लिए एक अपवाद बना रहे हैं और उसे प्रचार करने की जरूरत है? क्या चुनाव प्रचार उस व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होगा जो किराना दुकान चलाना चाहता? इसी तरह के तर्कों के बीच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज कोई फैसला नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की तारीख दे दी। इधर कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई, उधर बीजेपी एक्शन में आ गई। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत की उम्मीद टूट जाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी कोर्ट के आखिरी फैसले तक कुछ भी नहीं बोलना चाहती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं है। कोर्ट अपने विवेक से काम करता है। इसको राजनीतिक जश्न या राजनीतिक विरोध के चश्मे से देखना जो सुबह से आम आदमी पार्टी कर रही है, बेल मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, मिल जाएगी। अरे बेल संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट को देना है तो देगी, और अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आपको बेल नहीं देगी। उसको हथियार बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, अभी तो जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही रखेंगे। उम्मीद तो देखो हर आदमी अपने लिए उम्मीद ही करता। Hope that Mr. Arvind Kejriwal gets justice, and there should be a level playing field on the eve of the elections. If you go and arrest your rivals, then it shows that you are against a level playing field. और अब प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा वीडियो एल्बम जो सियासत के कड़वे माहौल और सत्ता के कलेश वाली बहुत सारी खबरों के बीच आपको अच्छा लगेगा। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यह वीडियो एल्बम भारत की शीर्ष सत्ता पर आसीन देश के किसी प्रधान का नहीं है, न चुनाव में प्रचार करने वाले किसी उम्मीदवार या बीजेपी नेता का है, बल्कि यह वीडियो एल्बम आम आदमी जैसे एक वोटर का है जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोट वाली शक्ति का प्रयोग किया है। आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन जिस जगह की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो है अहमदाबाद, क्योंकि आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान किया और गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार और गृह मंत्री अमित शाह के लिए वोट डाला। इस दौरान कैमरे में जो दिलचस्प तस्वीरें रिकॉर्ड हुई उसी पर हमने आपके लिए वोटर मोदी वाला वीडियो एल्बम तैयार किया है। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के रानी में पोलिंग बूथ पहुंचे तो वहां गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद थे और उन्होंने ही पोलिंग बूथ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का काफिला पोलिंग बूथ से करीब 700 मीटर पहले रुका और फिर देखते ही देखते प्रधानमंत्री मोदी का वोट शो एक रोड शो में तब्दील हो गया और पीएम की 700 मीटर की पदयात्रा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं और अपनेपन का एहसास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री उसी गुजरात में वोट डालने पहुंचे जिसकी उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर 13 वर्षों तक सेवा की। जब प्रधानमंत्री मोदी पोलिंग बूथ की ओर बढ़ रहे थे उस वक्त भीड़ में ऐसे कई लोग मौजूद थे जो पीएम का स्केच बनाकर आए थे और उस पर प्रधानमंत्री मोदी के एक ऑटोग्राफ के लिए बेकरार थे। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह लोगों को निराश नहीं किया। जब प्रधानमंत्री पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो गेट पर उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने पैर छूकर पहले उनका आशीर्वाद दिया और फिर वोट डालने पोलिंग बूथ में। संस्कारों वाली ये तस्वीर भी आज आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पोलिंग बूथ में बिल्कुल आम आदमी की तरह अपना पहचान पत्र दिखाकर वोट डाला जैसा आप और हम करते हैं, और इन तस्वीरों में यह संदेश है कि वोट चाहे प्रधानमंत्री का हो या फिर आम आदमी का, वोट सबका जरूरी है और सबके वोट में बराबर शक्ति है। वोट डालने के बाद पीएम मोदी और जनता के संवाद की ऐसी कई इमोशनल तस्वीरें सामने आई जो आपको अच्छी लगेंगी। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सड़क पर पदयात्रा कर रहे थे, जनता के बीच मौजूद एक दिव्यांग महिला भी मोदी मोदी के नारे लगा रही थी और जैसे ही प्रधानमंत्री की नजर उस महिला पर पड़ी वो रुक गए, उनके साथ बात की
उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसी तरह भीड़ में मौजूद एक और महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में राखी बांधी। प्रधानमंत्री जब लोगों का अभिवादन करते वक्त आगे बढ़ रहे थे, तब उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर भी पड़ी। प्रधानमंत्री ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और फिर दुलार भी किया। इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में कोई शब्द नहीं थे, संवाद नहीं थे, लेकिन ये वीडियो एल्बम ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात की जनता के बीच अटूट रिश्ते वाला मजबूत जोड़ बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है, और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। वैसे वही गुजरात है जहां वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप की, और इस बार उसे यकीन है कि गुजरात में वो क्लीन स्वीप वाली हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। इसी यकीन के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी गांधीनगर के नारायणपुरा बूथ पर पूरे परिवार के साथ मतदान किया। इसके अलावा जिन 93 सीटों पर आज अलग अलग राज्यों में वोटिंग हुई, उनमें कई दिग्गज की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। 93 सीटों वाले आज के वोट शो पर हम आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। विकसित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, वैसे अपने न्यूज मित्रों को बता दें कि तीसरे चरण की वो 93 सीटें हैं जिनके नतीजे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दांव साबित होंगे, क्योंकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 93 सीटों पर बीजेपी को सत्ता वाला बूस्टर डोज मिला था। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनावों में इन 93 सीटों में एनडीए गठबंधन को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 8 सीटें विपक्षी दलों को मिली थी, जिनमें से ज्यादातर पार्टियां आज इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में इन 93 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 71 सीट पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी के लिए 93 सीट क्या एक बार फिर से गेम चेंजर साबित होंगी? इसका जवाब एक तारीख में लॉक है, और वो तारीख है 4 जून 2024। लेकिन
अब राजनीति में कुछ चीजें जो धीरे धीरे अनलॉक हो रही हैं, वो किसी के लिए अच्छी हैं, किसी के लिए बुरी हैं, किसी के लिए खतरनाक हैं। भारत की राजनीति में आरक्षण इन दिनों रॉ मटेरियल बन चुका है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे कच्चा माल भी कहते हैं, जिसे जरूरत के मुताबिक अपने मुनाफे वाली मशीन में डालकर मनचाहे समीकरणों का उत्पादन किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार, कुछ वही हाल है। 2024 के चुनाव में मुस्लिम आरक्षण शब्द का इस्तेमाल कुछ इसी तरह से किया जा रहा है। कोई मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहा है, तो कई दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। आज आरक्षण शब्द चर्चा में इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, हां, मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। लालू यादव के इस बयान से बीजेपी आग बबूला है। पीएम मोदी ने इसे मुद्दा बनाया और कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मामला इतने पर नहीं रुका। लालू यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को जनता समझ गई है, जबकि पीएम मोदी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन के इरादे साफ हो चुके हैं। कुल मिलाकर आज आरक्षण के मुद्दे पर लालू यादव और पीएम मोदी आमने सामने। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है, वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का यह हमला रुका नहीं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू यादव पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। बीजेपी के आक्रामक एंगल से आरजेडी थोड़ा सतर्क हो गई। सुबह जो लालू यादव मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, शाम होते होते वो धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करने लगे। एक बार सुनिए कि बीजेपी के हमले ने कैसे लालू यादव को एक ही दिन में पलटने के लिए मजबूर कर दिया। इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। मुसलमानों के आरक्षण की बात है तो 10 साल से मोदी सरकार मुसलमानों को आरक्षण दे रही। जो ओबीसी का 27% का कोटा है, उसमें मुसलमान शामिल आपने क्यों नहीं हटा दिया? अगर आप विद्युत तो चुनाव के वक्त आप बोल रहे हो, बोले आपने कोई आप जवाबी सवाल पूछो उनसे, खाना को जवाब तो देते नहीं। मंडल कमीशन ने हिंदू और मुसलमान में जो एजुकेशनली और कल्चरली बैकवर्ड हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था की है, ना कि धर्म के आधार पर। मुझे अफसोस है लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। बंच ऑफ थॉट गोलवलकर वाले लोग इस ढांचे को खत्म करना चाहते हैं जिसे हम भारत का संविधान कर। ये खत्म तो आरक्षण खत्म, ये खत्म तो अधिकार खत्म। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था,
हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि इस चुनाव में आरक्षण देने और छीनने वाले शब्दों का टकराव लगातार चल रहा है। आरक्षण को लेकर सबकी अपनी अपनी सियासी खिचड़ी पकड़ी है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी टीडीपी ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर वो मुस्लिमों को 4% आरक्षण जारी रखेंगे। हालांकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। सत्ता में अब बात भारत के आत्मनिर्भर और हथियार वाली सत्ता की करते हैं। भारत के जंगी बेड़े में अब आए दिन नए नए स्वदेशी हथियारों की एंट्री हो रही है और इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, जिसे ऑटोनॉमस वेपनाइज स्वॉर्म बोर्ड यानी अंडर वाटर स्वॉर्म वेसल कहते हैं। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को पानी के अंदर ढूंढकर उसे तबाह करने की ताकत रखता है। इसे भारत की स्वदेशी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने तैयार किया है। यह एक ऐसा वेसल है जिसमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं होती है। इस हथियार को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है रिमोट ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल, जिसे एक सैनिक के जरिए ऑपरेट किया जाता है। दूसरा ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल होते हैं जो बिना इनपुट के ऑटोमेटिक ही काम करते हैं। आपने शायद इनको यूक्रेन में देखा होगा किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ऐसे ही। क्या इनको हम लोग ड्रोन कह सकते हैं? यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, रूस, यूक्रेन सभी लोग इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे तक कदम बढ़ा चुके हैं और भारत को इसकी बहुत ज़रूरत है कि भारत अपने नौसेना के फ्लीट में अपने शिप्स, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ इन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स को और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को इन। देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये भारतीय नेवी जो कि दुनिया में ऑलरेडी एक अच्छी नेवी में मानी जाती है, उसकी ताकत बनेगा।